नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। हमारे खास शो प्राइम टाइम प्रहार में आपका बेहद स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में लव जिहाद का मामला कोई साधारण अपराध नहीं, यह सिस्टम को चुनौती देता हुआ संगठित दरिंदगी का धंधा है। अफजल रूल हक उर्फ प्रिंस, हाथों में कलावा, नकली पहचान, शादी नौकरी के झूठे वादे और फिर दुष्कर्म, वीडियो ब्लैकमेल, देह व्यापार। यह अपराध नहीं, कारखाना था। जी हां, कारखाना था। हवस का एक पूरा नेटवर्क चल रहा था। पीड़िता बोलती है तो गैंगरेप हो जाता है। परिवार अगर सवाल करता है तो टॉर्चर किया जाता है। भाई अगर आवाज उठाता है तो उसे किडनैप कर लिया जाता है। नेपाल तक सप्लाई की बात सामने आती है। सवाल सीधा है कि क्या हिस्ट्री शीटर का इतना दुस्साहस सिस्टम की नाक के नीचे पल रहा था? एफआईआर दर्ज हुई, आरोपी जेल चला गया, लेकिन क्या यह काफी है? नेटवर्क तोड़ेंगे या सिर्फ मोहरों को पकड़ेंगे? पीड़िता की सुरक्षा, गवाहों की हिफाजत, संपत्तियों की कुर्की और फास्ट ट्रैक सजा, ये चारों कदम जल्द नहीं उठे तो कल फिर कोई नया प्रिंस पैदा होगा। पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर यह कब खत्म होगा नकाबदारी, दरिंदगी का धंधा। यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब पूरा देश जानना चाह रहा है। अब आपको की ग्राफिक्स के जरिए जरा इस पूरे मामले पर कुछ समझाते हैं कि यह पूरा मामला आखिर है क्या। लव जिहाद की बस्ती में पीड़िता का क्या खुलासा है वो आप समझिए। शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत में पीड़िता को प्यार के जाल में फंसाया जाता है, उसके साथ संबंध बनाए जाते हैं, ब्लैकमेल किया जाता है, परिवार के सदस्यों को टॉर्चर किया जाता है। यह बात पीड़िता ने कही कि जब वो अपने परिवार के पास गई तो उसे टॉर्चर किया गया। पूरे परिवार को दबाव बनाने के लिए भाई को ही अगवा कर लिया। भाई ने अपनी बहन के लिए आवाज क्या उठाई, भाई को ही अगवा कर लिया। अब तक करीब 300 लड़कियों के खिलाफ यह साजिश का पूरा मामला, लव जिहाद का मामला जाता हुआ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि टारगेट 300 था। आरोपी प्रिंस साथियों के साथ मिलकर गुनाह करता था। यह पीड़िता ने खुलासा किया है। पीड़िता का साफ तौर पर कहना है कि आरोपी प्रिंस अपने साथियों के साथ मिलकर यह कुकर्म करता था। प्यार के जाल में पहले फंसाता था, फिर उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लेता था। शुरुआत में यौन शोषण करता था, बाद में देह व्यापार के धंधे में फेंक दिया जाता था। देश विदेश तक इन लड़कियों को बेचा जाता था, यानी तार देश के बाहर भी जुड़े थे। मुंबई में भी इसने अपना एक सेंटर बना रखा था, यानी देश के दूसरे हिस्सों में भी। मुंबई में भी सेंटर बनाकर गिरोह का संचालन किया जाता था और यही मुंबई से यह गिरफ्तार हुआ है। अब क्या कुछ कहना है पीड़िता का, वो आपको सुनवाते हैं। और उसने जो हाथ में कलावा वगैरह बांधा था तो मुझे लगा वो प्रिंस ही है। उसका नाम वो उसने हिंदू भी बताया था। तो मेरी बातचीत उससे हुई। उसके बाद जो है उसने मेरा नंबर लिया, मुझे दूसरे हॉस्पिटल में जो है जॉब के लिए बुलाया, मालिक से मिलवाने के लिए। वहाँ पे उसने जबरदस्ती मेरे साथ कट्टा लगा के दुष्कर्म किया। और उसका नाम है प्रिंस, उसका पूरा नाम है अशफरुल हक। जब वो शादी का झांसा देके मुझे बहुत टाइम तक ऐसे टहलाता रहा, मैं उससे फोर्स करती थी कि वो अपने घर वालों से मुझे मिलाए। तो एक दिन मुझे वो अपने घर ले गया। उसके बाद मुझे पता चला कि वो सब मुस्लिम है, जहाँ पे उसका जो पूरा परिवार था वो मुझे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था, मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे मेरा। और वहाँ पे उन्होंने मुझे जबरदस्ती कमरे में बंद करके उसने और उसका भाई असफरुल हक शान, जिसका नाम है सोनू, तो उसने मेरे साथ गलत किया। तो आपने पीड़िता को सुना। यह धर्मांतरण की पूरी जो साजिश है वो बेनकाब हो चुकी है। टारगेट पर कौन था समझिए। टारगेट पर हिंदू लड़कियां थी और फिगर क्या इन लोगों ने तय करके रखा था? 300 हिंदू लड़कियों को टारगेट पर इसने रखा था।
साजिश थी धर्मांतरण की, देह व्यापार की, न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में। अब समझिए आप ग्राफिक्स के माध्यम से कि इनका टारगेट हिंदू लड़कियां थी। साजिश शुरुआत में धर्मांतरण कराना था और उसके बाद उन्हें देह व्यापार में झोंक देना था। क्राइम रिकॉर्ड भी इसके नाम है, हिस्ट्री शीटर रहा है। 21 मामले इसके खिलाफ दर्ज थे और खुलेआम ये धर्मांतरण के काम को अंजाम दे रहा था। टारगेट पर हिंदू लड़कियां थीं और इसने सोचा हुआ था कि कम से कम 300 हिंदू लड़कियों को निशाना बनाएगा। अब जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ के अखिलेश सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं और डीसीपी सत्येंद्र भूषण तिवारी का भी बयान। देखिए, थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती का रहने वाला एक युवक जिसका नाम अफजरुल हक उर्फ प्रिंस है, ये पुलिस जनपद बस्ती थाना कोतवाली में पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था। 25,000 रुपए का उस पर इनाम था। इसको गिरफ्तारी के लिए गठित टीम द्वारा बांद्रा मुंबई इलाके से गिरफ्तार किया गया, जहाँ से नियमानुसार इसका न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया गया। आज उसे बस्ती न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जहाँ से नियमानुसार रिमांड याचना की जाएगी। इसमें साक्ष्य संकलन और अन्य कार्यवाही प्रचलित है। तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी, नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही। देखिए, बस्ती नहीं, हमको लग रहा है कि बस्ती जोन में इस प्रकार का जो ये षड्यंत्र चल रहा है अफजल हक प्रिंस और उसके परिवार के द्वारा, अगर गंभीरता से इसकी किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराई जाए तो मुझे लगता है कि ये पूरे देश में खलबली मच जाएगा। इतने बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। ये बहुत बड़ा, बहुत कुख्यात अपराधी है। बस्ती में जिस प्रकार से अतीक और मुख्तार का खौफ उसके क्षेत्रों में दर्ज है, उसी प्रकार से बस्ती में इस अपराधी का खौफ दर्ज है। उसका जो बाप है वो भी 10 नंबरी अपराधी था। वो पत्रकारिता में आ गया है और जिसकी वजह से कुछ नेताओं से, कुछ लोगों से संपर्क बना लिया है, जिसके आड़ में इसके लगभग 95% अपराध दर्ज पाए हैं। अगर सारे अपराध दर्ज हुए होते तो लगभग 400-500 मुकदमे के ऊपर दर्ज हुए होते। आपने बयानों को सुना, अब आपको समझाते हैं कि आखिर कैसे ये हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था, किस तरीके से उन्हें गुमराह करता था। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझा रहे हैं। ये लव जिहाद का जो बस्ती मॉड्यूल था, आखिर मॉड्यूल क्या था? फर्जी हिंदू पहचान, हाथ में कलावा बा है। अमूनन जो हाथ में कलावा बांधता है उसे हिंदू माना जाता है। हमारे सनातन में इसे माना जाता है। मैं भी हाथ में कलावा बांधा हुआ है, हिंदू हूं। हाथ में कलावा बांधता और खुद को हिंदू बताता था। लड़कियों को झांसा देना और शादी का वादा करना और उसके बाद आपत्तिजनक वीडियो बनाना, ये 3 चरण होते थे। सब शुरुआत में लड़कियों को झांसा देता था, शादी का वादा करता था, उनके साथ संबंध बनाता था और उस संबंध बनाने के दौरान उनके आपत्तिजनक वीडियो को वो बना लेता था। अब इसके आगे की कहानी समझिए कि इसने वीडियो बना लिया, उसके बाद क्या करता था। वीडियो से ये ब्लैकमेलिंग करता था। ब्लैकमेलिंग में पहले उससे पैसे वसूलता था। अगर पैसा नहीं मिलता तो फिर देह व्यापार में लड़कियों को ढकेला जाता था। लड़कियों को विदेश भेजना उसी साजिश का एक हिस्सा था, यानी एक कड़ी थी कि उसको विदेश ये लड़कियों को भेजता था। तो वीडियो से ब्लैकमेलिंग करता था, देह व्यापार में ढकेलता था और लड़कियों को विदेश भेजता था। अब प्राइम टाइम प्रहार में सवाल क्या है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल यह है कि कब तक हिंदू लड़कियां लव जिहाद की शिकार होती रहेंगी। लव जिहाद का कानून बना दिया गया, लेकिन क्या वो कानून केवल खोखला है? आखिर इनकी गिरफ्तारियां समय पर क्यों नहीं हो पाती, देर हो जा रही है? कब खत्म होगा ये नकाबधारी दरिंदगी का धंधा? आखिर ये गुमराह करके शादी करने का, प्यार का झांसा देने का, देह व्यापार में ढकेलने का ये धंधा आखिर बंद कब होगा? और इस बार सिर्फ नेटवर्क टूटेगा या फिर उससे आगे ये जो पूरा संगठन है वो बेनकाब हो जाएगा? तो इन 3 सवालों पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपको एक बार रूबरू कराते हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ मानस द्विवेदी जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के।
हमारे साथ विवेक पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ मोहम्मद इकराम अंसारी हैं, मोमिन अंसार सभा के। और हमारे साथ महादेव बाबा हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। सभी का HNN न्यूज में बेहद स्वागत है। लेकिन यहां पर सीधा सवाल बीजेपी से होगा। सवाल इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी वहां सत्ता में है, यूपी में। अब जरा ये बताइएगा कि मानस द्विवेदी जी, ये लव जिहाद के मामलों पे लगाम लग क्यों नहीं पा रही है? ये 300 का टारगेट सेट कैसे करते जा रहे हैं और ये सब प्रशासन के नाक के नीचे से कैसे हो रहा है? निश्चित रूप से बस्ती में जो लव जिहाद की घटना घटी, यह घोर निंदनीय है और अक्षम्य है। इसमें जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए वो कम है। जिस प्रकार से बस्ती पुलिस ने अपना ये काम किया और आरोपी अशफरुल हक को मुंबई के बांद्रा से गिरफ्तार किया, उसके लिए बस्ती पुलिस की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। निश्चित रूप से 2017 से पहले यदि हम जाते हैं पूर्व में, तो लव जिहाद के मामले एकदम रूट तक था। आज की डेट में जितना तेज एक्शन हमारी यूपी पुलिस ले रही है वो काबिले तारीफ है। बहुत जल्दी हम लोग इसकी पूरी कमर तोड़ेंगे, ये मैं नहीं तो कमर कब तोड़ेंगे? 9 साल हो गया महाराज, कमर कब तोड़ेंगे आप लोग? वो दिन दूर नहीं जब लव जिहाद जैसे मामले करने वाले लोग, इस अपराधी किस्म वाले लोग ये सोचने से भी डरेंगे कि हम लव जिहाद जैसी घटना कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। नहीं, ये दिन कब आएगा? मैं क्या बोलूं? जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको क्या कहूं कि बीजेपी क्या कह रही है कि वो दिन कब आएगा हमारे मुल्क में? अगर आप एक कंपैरिजन करिए 2017 से, अरे मैं नहीं करता भाई, आपको इसीलिए सत्ता में लाया गया है। मैं क्यों कंपैरिजन करूं? आपको चुन के लाया गया है ना, जवाब आप दीजिएगा। मैं समाजवादी पार्टी से तुलना क्यों करूंगा? और ये जो आरोपी अशफरुल हक है, वो आप देख रहे हैं किस पार्टी का नेता है। अरे आप खुल के बोल नहीं रहे उस पार्टी का नाम। मैं तो बोल रहा हूं AIMI उनका नेता है। ये हम, और उसके पिता, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, उसके पिता किस प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के पत्रकार हैं बस्ती में, ये सबको पता है। उस संस्थाओं को देखना चाहिए, उस राजनीतिक दलों को भी देखना चाहिए कि हम जाने अनजाने में ऐसे अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, ऐसे अपराधियों का मन बढ़ा रहे हैं। अरे मानस जी, पत्रकार हो गए तो क्या हुआ? खुली छूट मिल जाएगी क्या किसी को? आशीष जी, वही मैं बोल रहा हूं। उन प्रतिष्ठानों को देखना चाहिए, चिंता करनी चाहिए, उन राजनीतिक दलों को चिंता करनी चाहिए जिसके भरोसे, जिसके सहारे से ऐसे अपराधी पनप रहे हैं। ठीक है, मोमिन जी के पास आऊंगा, माफ करिएगा, इकराम अंसारी जी के पास आऊंगा। इकराम जी, एक टेक आपका, ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं भाई? क्यों नहीं आपका समाज आगे आता? ये कहता है कि जो भी लड़का इस तरह के लव जिहाद करेगा या उसको हम पूरे परिवार को ही बेदखल कर देंगे। कब समाज आएगा बाहर? देखिए, जहां तक के एक व्यस्त आदमी और औरत, पुरुष और स्त्री, लड़का और लड़की की बात है, तो वो पूरी तरीके से आजाद हैं कि जिससे चाहे शादी करें, जो धर्म चाहे अपनाएं और जैसे चाहे रह सकते हैं। लेकिन अगर इसमें कोई जबरदस्ती की गई है, धोखाधड़ी की गई है या इस तरह का कुछ काम किया, नैतिक कार्य किए गए हैं, तो उसके लिए तो हमारे पास पूरी व्यवस्था है, पुलिस है, न्यायालय है और पूरी एक बहुत बड़ी उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए और वो हो रही है। जब वो हो रही है तो हमारे सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले जितने भी मामले इस तरीके से हम देख रहे हैं 9-10 सालों से, तो उसमें जो आरोपी होता है वो बाद में बरी हो जाता है। जब बरी हो जाता है इसका मतलब उसके बाद झूठा आरोप था और वो दबाव में लगाए गए और इसमें जांच गहनता की जरूरत है। और जिस तरह के जो संगठन है उस तरीके से आके वो दबाव बनाते हैं शासन पर, पुलिस के ऊपर, वो कार्रवाई उसको प्रभावित करते हैं। वो कार्रवाई भी प्रभावित होनी चाहिए। वो पुलिस को पूरी तरीके से नहीं, पुलिस को तो पूरी तरीके से खुली छूट है। इकराम जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मुस्लिम समाज कब सड़कों पर आएगा इसके खिलाफ? मुस्लिम समाज तो हमेशा अन्याय के खिलाफ सड़कों पर रहा है, हमेशा अन्याय के। आप ये बताइए कि लव जिहाद के खिलाफ, ऐसे लोगों की भत्सना करने के खिलाफ कब आया है?
जब सड़कों पर तब हम आते हैं जब अन्याय होता है। नहीं नहीं, जब सड़कों पर अन्याय- आएंगे सीए के टाइम में, आप सड़कों पर आएंगे एनआरसी के टाइम में, इस समय आप लोग सड़कों पर नहीं आएंगे। हम तो सड़कों पर महीने 6-6 महीने बैठे रहे। बस 2 मिनट दीजिए, एक्चुअली मेरी डिबेट चल रही है लाइव। हमने तो हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन ये जो हिंदूवादी ये अन्याय के खिलाफ जो आपकी आवाज है ना इकराम भाई, ये सेलेक्टिव है, ये सेलेक्टिव अप्रोच इसको कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, लेकिन ये सेलेक्टिव अप्रोच होती है। आप हमारे मोमिन साहब सभा का पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, हर जगह आपको अन्याय के खिलाफ आवाज दिखेगी, बगैर धर्म के देखे, बगैर जात देखे हुए। अभी यूजीसी का मसला आया, हमने आवाज उठाई कि सरमाना के खिलाफ जो है गलत हो रहा है। ठीक है, विवेक पांडे जी से ले लेते हैं। विवेक जी, आप लोग कब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे भाई? आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक ज्वलंत विषय पे अपनी बातों को रखने का अवसर दिया, और मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को भी मैं बहुत विशेष प्रणाम करूंगा, आपके दर्शकों को मेरा विशेष प्रणाम। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा कि सरकार का उद्देश्य क्या है। हम अभी एक आपत्ति मेरी है कि चूंकि आपने उदाहरण शुरू में ही समाजवादी पार्टी का नाम ले लिया था, समाजवादी पार्टी हमेशा न्याय के खिलाफ लड़ती है, और जो विषय आज है इस विषय पे देखिए, पहली बात तो हम केवल नहीं विवेक जी, आपत्ति नहीं थी, मेरी बात समझिए, मैं कहना क्या चाह रहा था। नहीं आप पहले बात समझिए। मैं ये कह रहा था कि जब बीजेपी के नेता ने ये कहा कि हमसे पूर्वोत्तर सरकार, तो उससे पहले तो समाजवादी पार्टी थी ना, समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी को चुनाना जनता ने, इसलिए सवाल बीजेपी से था। अपनी बात पूरी करिएगा प्लीज। ठीक। अब देखिए, इसमें 2 बातें पहले स्पष्ट रूप से पहले तो समझनी पड़ेंगी कि एक बड़ा सिंडिकेट, बड़ा चैनल, बड़ा रैकेट, और पूर्व में भी कई बार भाजपा के कई पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी राष्ट्रीय स्तर पे पाए गए हैं, जिनका कि नाम चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी मामलों में आया। लेकिन जो ये विषय है, इस विषय में सबसे बड़ी बात है कि अगर ये कानून व्यवस्था का विषय है, अगर ये एक संचालित सिंडिकेट चल रहा है, तो बिल्कुल इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की महिला, बच्ची के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करना राज्य सरकारों का दायित्व, ये पहली बात। दूसरी बात, अगर धर्म परिवर्तन, अगर कोई स्वैच्छिक विवाह भी कर रहा है, तो उसको भी कई बार उत्तर प्रदेश की सरकार जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के बाकायदा उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करती है, उसको कन्विक्ट करने का प्रयास करती है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर के वो बाइज्जत बरी हो जाता है। उदाहरण के लिए प्रस्तुत कर दूं, धर्म और आधार पे राजनीति करने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है। ये तरीका नहीं है डिबेट का, पहली बात नहीं, ये तरीका डिबेट का नहीं है। आप मंच की मर्यादा को, अरे विवेक भाई, पहले सुन लीजिए, फिर बाबा जी भी हैं, उनके पास भी जाना है, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा। अभी मैं तथ्य रख रहा हूं, अपनी बात को रखने का। बहुत एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं, मैं तथ्य रख रहा हूं, मैं लीगल फैक्ट्स रख रहा हूं, पहले लीगल फैक्ट आने दीजिए। अक्टूबर 25 में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि यूपी में इस कानून के कुछ प्रावधान व्यक्ति की व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता और निजता पे लगातार प्रतिबंध लगा रहे हैं। एफआईआर 17 अक्टूबर 25 को सुप्रीम कोर्ट ने 6 एफआईआर रद्द की है धर्म परिवर्तन को लेकर के, इस तरह के प्रकरण में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने की। और ताजा अपडेट मैं आपको दूं, इसी प्रकरण से जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने फरवरी 26 में उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानूनों की वैधता की जांच करने का निर्णय लेते हुए सबको नोटिस जारी की। हाँ, तो उससे क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया तो बिल्कुल नहीं, तो ये कारण उसका कि अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट तो यही कहता है ना कि क्या जो कानून बनाया गया वो हमारे संविधान के अनुरूप है या नहीं है, कानूनी परखता है ना सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल आशीष जी, बिल्कुल। स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रोसीजर पहले से था, ये कानून राजनीतिक उद्देश्य से लाया गया, एक बात। दूसरी बात, अगर सरकार वास्तव में नहीं, आप 2 चीजों को मिला रहे हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट इज डिफरेंट, ये कानून वहां पर काम करता है जहां पर किसी को बहलाकर, फुसलाकर, जबरन धर्मांतरण कराया जाता है, और ऐसा नहीं है कि ये केवल मुस्लिम समाज के लिए है, ये सभी समाज के लिए है। ये इस बात को कौन तय करेगा कि उसको जबरदस्ती बहला फुसला? अरे एफआईआर तय कर रही है, पीड़िता का बयान तय कर रहा है, और क्या चाहिए, क्या करे वो? ठीक है। अब मैं आपके सामने एक बात रखूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो 6 एफआईआर दर्ज की उसमें भी पीड़िता के बयान थे पहले, बाद में लेकिन ये बात सामने आई कि राजनीतिक दबाव के कारण उसने एफआईआर कराई थी। दूसरी बात, अगर सरकार ऐसे मामलों में कानून बनाती है, लव जिहाद को मानती है कि ये इस तरह के मॉड्यूल चल रहे हैं, तो इंटरफेथ मैरिज इंसेंटिव स्कीम, एक तरफ तो आप अंतरजातीय विवाहों को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप धर्म परिवर्तन पे कानून बना रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं संविधान को चुनौती देने वाली बात है। फिर आप टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं, जहां जबरन धर्म परिवर्तन की बात है भाई साहब। स्वयं स्पष्ट नहीं है,
मेरी बात सुनिए, सरकार की नीति स्वयं स्पष्ट नहीं है। सरकार की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? इतना बड़ा मॉड्यूल चल रहा था, रैकेट चल रहा था, तो बताइए आप सरकार की एलआईयू क्या कर रही थी? मैं आता हूं सर, लेकिन महादेव बाबा भी है, मैं आपको मौका दूंगा सर। महादेव बाबा जी से भी एक टिप्पणी ले लूं इस पूरे मामले में। महादेव जी, आपका एक प्रतिक्रिया, उसके बाद एक ब्रेक लूंगा, फिर मैं आता हूं सर आपके पास। मानस जी मैं आता हूं। अरे वो छोटा महादेव जी, महादेव जी आवाज आ रही है आपको? महादेव जी की ऑडियो को चेक करिएगा पीसीआर, तब तक मानस जी आप अपनी बात रखिए प्लीज। इंटरकास्ट मैरिज को लव जिहाद से जोड़ना कहां तक वाजिब है, ये मुझे विवेक जी बता दें। क्यों विवेक जी जवाब दीजिए। उतना ही वाजिब है, ये बिल्कुल उतना ही वाजिब है जितना कि आपके भाजपा के विधायक कहते हैं कि मुस्लिम की लड़की लाओ और नौकरी पाओ। ये आप ही के लोगों ने कहा था। अरे सवाल कुछ और है, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं विवेक भाई। बच्चों से जी, मेरा सिर्फ ये कहना है, सरकार का स्टैंड नहीं क्लियर है इन मुद्दों पे। सरकार का स्टैंड अगर क्लियर होता तो एक सीधा कानून बनता और सीधे कन्विक्शन होता। ठीक है महादेव जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? महादेव बाबा एक प्रतिक्रिया आपकी, जाति विभाग अब सुन लीजिए विवेक भाई, एक बार महादेव जी को भी सुन लेते हैं। 20 मिनट हो गए, प्लीज महादेव जी। जी जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात पे तो अब क्या हम बताएं कि कितनी बड़ी पीड़ा है कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूं। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे कि 2013 से पहले कांग्रेस के समय में बहुत हो रहा था और अब बहुत एक कमर तोड़ दी है। महाराज जी मैंने ये नहीं बोला। हाँ महाराज जी मैंने ये नहीं बोला। सीधी सी बात है, आपको बुरा लगेगा मगर आपका तीसरा कार्यकाल है सेंटर में और प्रदेश में भी दूसरा कार्यकाल है। लेकिन जिस प्रकार के लब्जहात किया, छांगुर बाबा था, अभी छांगुर था, उसके पहले जो इतना घटनाएं हैं, ये सब नाटक है। जब छांगुर बाबा की हम लोगों ने नस्लें तोड़ी हैं, हो जाएगा तब ये हमारे मोदी जी जागेंगे, तब कोई कानून बनाएंगे। ये सिर्फ नाटक हो चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। हम वास्तव में सरकार फेल है हमारी बहनों की इज्जत बचाने में। और जब तक पेट्रोल डाल के इन जिहादियों का आग नहीं जलाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। बाबू भैया करने से कुछ नहीं होने वाला। तो सारी बहनों का हमारी इज्जत लुट जाएगी, सबकी बलात्कार हो जाएगा, वीडियो बन जाएगा, तो सत्यानाश हो जाएगा, तब आप चेतेंगे। और आज 2014 से लेकर आज 2026 आ गया, 2029 में अगला चुनाव तो सारा का सारा मटिया मेट हो जाएगा। मतलब गजवाए हिंद का षड्यंत्र चल रहा है, आसमानी उपाध्याय कर रहे हैं कि हमारे वहां कानून इतना लचर है, ना ब्रेन मैपिंग हो रही है, ना उसके कौन लब्जहात कर रहा है, उसके पीछे कितने लोग हैं, उनको पकड़कर दंडित किया है, सिर्फ नाटक चला है। मैं बिल्कुल सरकार के इन सब और ठीक है मानस जी जवाब दीजिएगा इसका। अभी कहा जा रहा था कि मतलब IIM को क्या खिलाफ वो सड़कों पर उतरेंगे, उनका तो जिहाद है, उनका तो एजेंडा है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार किस लिए है? सरकार सिर्फ कांग्रेस को और सपा पे आरोप लेने के लिए है। अरे आपका कर्तव्य प्रशासन आपके हाथ में, पुलिस आपके हाथ में, सत्ता आपके हाथ में। ठीक है मानस जी जवाब दीजिएगा। नहीं रोक पा रहे तो फेलियर आपका है। ठीक है मानस जी जवाब दीजिएगा। और आप UGC लाने में लगे हुए तो बेटियों की इज्जत कहां बचाएंगे आप? पूज्य महाराज बाबा महादेव जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। महाराज जी मैंने एक तो पहला विषय कि मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। जो आपने शुरुआत में बोला कि मैंने किसी एक राजनीतिक दल का नाम लिया, वो एकदम गलत है। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। उसका मतलब यदि हम बात करते हैं सरकार 2017 से लेकर पार्टी का नाम लीजिए और चाहे ना लीजिए, मेरी बहनों की इज्जत ऐसे ही लुटती रहेगी। क्या आपको सरकार किस लिए दिया है? समोसा और चाय खाने के लिए। और अगर ऐसा है निश्चित रूप से हर महिला, सब बेकार है। हर महिला, हर बेटी, हर बहन की इज्जत भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। अपराध और लव जिहाद के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। नहीं मानस जी सवाल ये उठता है कि लव जिहाद को लेकर सेंटर एक्ट क्यों नहीं लाते? एक बात आशीष जी जी प्लीज। आशीष जी मैं ये कहना चाहता हूं, अभी झांगू रहा, आगरा में मामला पकड़ा गया, दुनिया भर के मामले, और ये बाबू भैया करने से काम चलेगा? जब तक चौराहे पे उल्टा टांग के उनको पेट्रोल डाल के आग नहीं लगाएंगे, रुकने वाला नहीं है। और नया एक बांग्लादेश बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं, सब नाटक चल रहा है। तो इज्जत बचाएंगे हम रोज, बेटियों की इज्जत और बहनों की इज्जत, मानवाधिकार की बात कौन करेगा महाराज जी? कुछ नहीं। विवेक पांडे जी का दल, राजनीतिक दल मानवाधिकार का शीशा हम लोगों को सिखाएंगे। बिल्कुल सिखाएंगे।
ये हमारा काम है। नहीं, आपको ऐसे सत्ता बोल देने से दिलाई कुछ के नहीं लिए होता ना। रसगुल्ला खाने के लिए। जब सारी बेटियों का इज्जत लुट जाएगा तो आपका हम ताली आप एक बजाएंगे तरफ क्या? बता रहा हूँ कि अपराधी को चौराहे पे खड़ा करो, दूसरी बार मानवाधिकार का आईना आप लाओगे, तब मानवाधिकार का आईना आप लाओगे। आप कमर तोड़ रहे हैं। सुनिए मानस जी, शब्द उनके कड़े हो सकते हैं, शब्दों के भाव को समझिए, शब्दों पर मत जाइए, आप उनको उनके शब्दों में मत फंसाइए। सवाल बड़ा सीधा से, मानस जी सुन लीजिए, सेंटर एक्ट क्यों नहीं लाते आप? सेंटर एक्ट क्यों नहीं लाते आप? आशीष, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं कह रहा हूं आप सेंटर एक्ट क्यों नहीं लाते लव जिहाद को लेकर? सीधी बात, बहुत सरल शब्दों में बोल रहा हूं। बस्ती का ही आप एक प्रकरण अभी का उठा लीजिए। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस और बस्ती पुलिस ने टीम गठित करके महाराष्ट्र के बॉम्बे के बांद्रा से गिरफ्तारी की है, वो सराहनीय है। हाँ, एक चीज मैं बोल रहा हूं, इनकी कमर तोड़ना बहुत जरूरी है, पर अरे कमर तक पहुंच ही नहीं पा रहे, तोड़ेंगे कैसे? AIMIM के नेता उसमें शामिल थे, उसमें एक प्रतिष्ठित चैनल के पत्रकार उनके पिता हैं खुद। क्या हमको इस पे विचार करने की आवश्यकता नहीं है? ठीक है, ठीक है, कार्रवाई करने की जरूरत है। आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे थे, विवेक जी एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, उसके बाद मैं आता हूं, मैं विवेक जी से सवाल लूंगा और उसके बाद देखता हूं उस पर जवाब क्या आता है। एक छोटा सा ब्रेक। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। प्यार के इमोशन से पहले पेट के इमोशन क्लियर होने बहुत जरूरी है। ऐसा ही पकड़े हैं, इसलिए 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना पेट सफा अपनाएं, जो कब्ज, गैस और एसिडिटी से छुटकारा दिलाए। ये कौन बोला? मोर बोला भाई साहब। I like it। पेट सफा और रोग दफा। और 6 फरवरी को रिलीज हो रही है हमारी फिल्म भाभी जी घर पर है। जरूर देखें अपने नजदीकी थिएटर्स में। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। IVF से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा IVF की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा IVF, खुशखबरी का बेस्ट मौका। क्या है भाई जानू? अचानक दर्द उठा। ठीक है सर? हाँ, बस आया तेज हो गया। डॉक्टर ने दिखा रहा है। डॉक्टर का मतलब खर्चा? प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करोगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा? फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस हो। पैसे ज्यादा लगणगे? चिंता ना करो, सारा इलाज बिना पैसे दे होएगा। बिना पैसे दे? जी हाँ, पंजाब सरकार पहली स्टेट सरकार बनी है जो ये सुविधा दे रही है। हरेक नागरिक जिहड़ा है वो मुख्यमंत्री सेहत कार्ड जो बन गया तो 10 लाख रुपये का मुफ्त ते कैशलैस जिहड़ा इलाज कराउण दे काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। जब हर तरफ खबरों का शोर, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वापस अपने डिबेट पर चलते हैं। विवेक पांडे जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो कुछ कह रहे थे। विवेक जी।
नहीं, देखिए, मैं तो स्पष्ट रूप से दो बातें कहूंगा कि ये इस तरह की प्रक्रियाएं और इस तरह की एफआईआर में अगर कन्विक्शन रेट इनका जो है -5 जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार फर्जी एफआईआर कर रही है, क्योंकि हम तो भाई फैक्ट्स पे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अभी छांगुर का प्रकरण आया, 6 एफआईआर सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दी। तो बताइए मुझे, अगर उत्तर प्रदेश सरकार पैरवी कर रही थी, स्टेट ही पैरवी कर रहा था ना अपोज में, तो क्या रीजन है? क्या रीजन है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर निरस्त करके फटकार लगाई? इसका भी जवाब देना पड़ेगा ना इनको बैठ करके। और उससे बड़ी बात पे आते हैं, मैं कह रहा हूं, एक तरफ आप अंतरजातीय विवाहों के लिए स्कीम चला रहे हैं, और अगर वही अंतरजातीय विवाह हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो आप तत्काल उसमें ढूंढ करके मामला कहीं ना कहीं एफआईआर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एफआईआर के बाद कन्विक्शन अगर आप नहीं दिला पा रहे हैं तो ये मामले सारे फर्जी होंगे, ये स्पष्ट रूप से साबित है। कन्विक्शन नहीं दिला पाना, फर्जी कहना, क्या इन दोनों में मुझे लगता है कि विरोधाभास नहीं है? बिल्कुल नहीं। कई बार सही तरीके से जांच नहीं हो पाती, या ट्रायल के दौरान उस मजबूती से केस नहीं लड़ा जाता। वो सरकार का दायित्व है, स्टेट रिप्रेजेंट करता है सर। जितने भी सरकारी वकील हैं सब स्टेट अपॉइंट करता है। अब ये तो कम से कम जिम्मेदारी नहीं झाड़ सकते ना कि स्टेट रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, पुलिस जो चार्जशीट जवाब दीजिएगा मानस जी, फिर मैं इकराम भाई आपके पास आऊंगा। विवेक जी, बार बार मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, जो आप इंटर कास्ट और इंटर रिलीजियस को एक मानक में रख रहे हो, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, क्यों नहीं समझ में आ रहा? आना चाहिए, पीडीए का समीकरण खराब हो जाएगा। हाँ, बात तो सही है। और ये पीडीए के एक को अभी तक समझ नहीं पाए कि वो अगड़ा है, अल्पसंख्यक है, क्या नहीं, वो मौके के हिसाब से है। यूजीसी के टाइम में अल्पसंख्यक की जगह अगड़ा हो जाता है। आशीष जी, पीडीए ओनली अ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट्स ऑल। अरे बड़ी जाहिल पार्टी से आप हैं भाई, आप विषय पे क्या किया जाए? आप भी तो बड़ी जाहिल पार्टी से हैं, क्या करें बताइए? आप भी तो बड़ी जाहिल पार्टी से हैं। अब इसका चैनल है। ए विवेक जी, ऐसा मत करिए, सत्तारूढ़ पार्टी है। तो सत्तारूढ़ पार्टी है तो क्या मनमानी करेगी? हमारे पीडीए को आप उठा के परिवार से जोड़ दिया, फिर वही बात। मैं कह रहा हूँ कि मुद्दे पे तर्क दीजिए ना आप। मैंने कानूनी व्याख्या रखी, मैंने कहा कि कन्विक्शन दिलाना आपका काम था, कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन स्टेट करेगा, जांच पुलिस कर रही है, वो भी इनके अधीन है। तो क्या महादेव बाबा जैसे हो रहे हैं? प्रबुद्ध लोग कहाँ अभाव पड़ रहा है? क्यों नहीं कन्विक्शन दिला पा रहे हैं? पूछिए ना इनसे, मैं तो पूछ रहा हूँ। नहीं, आपको क्या लगता है, मान लीजिए कन्विक्शन अगर नहीं हो पा रहा है, क्या इस तरह के मामले झूठे हैं क्या? रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा मानस जी, क्या मामले झूठे हैं क्या? मैंने एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से आपके मंच पे पहले कही थी, मैंने उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया मानस जी, आपको आवाज नहीं आई होगी, मैंने कर दिया। दोबारा मेरी बात आने दीजिएगा। चाहे घर वापसी हो, चाहे धर्म परिवर्तन, हम दोनों के खिलाफ है। प्रबुद्ध वक्ता यहाँ बैठे हैं, महाराज जी बैठे हैं। चाहे धर्म परिवर्तन, चाहे घर वापसी, हम दोनों के खिलाफ है। ये जातिगत उन्माद पैदा करने का मात्र एक जरिया है, राजनीतिक जरिया, क्योंकि इनकी पूरी राजनीति हिंदू मुस्लिम की धुरी पे टिकी है। ठीक है, क्या पहले शब्द वापस लीजिए। चलिए इकराम जी, आप देख रहे हैं आरोप पर क्या? अच्छा सुन लीजिए, थोड़ी देर पहले इन्होंने महादेव बाबा के ऊपर प्रहार किया, ये सनातन विरोधी भी है। अरे महादेव बाबा के ऊपर कोई प्रहार नहीं किया, उनके भाव को समझ नहीं पाए, वो मैंने समझा दिया। उनकी पीड़ा को समझ नहीं पाए, वो मैंने सरल शब्दों में समझा दिया। ये भगवान शंकराचार्य के भाव को भी नहीं समझ पाए। इनका उद्देश्य है धर्म की आड़ में धन का संचय। भाजपा का उद्देश्य धर्म की आड़ में धन का संचय, वो चाहे किसी भी धार्मिक उन्माद से प्रेरित हो, धन मिलना चाहिए इनको। इनको सिर्फ धन संचय करने से मतलब है। ये चाहे शंकराचार्य हो, चाहे महादेव बाबा, इनके लिए सब एक जैसे हैं। ठीक है, एक बार अंसारी जी को भी सुन लेते हैं। अंसारी जी, एक बड़ा सवाल ये उठता है, किस तरह के मामले रुक क्यों नहीं रहे हैं? क्या युवाओं की सोच होती जा रही है? देखिए, इसमें डिबेट में अभी तक के जो जितने भी लोग वक्ता यहाँ पे बैठे हैं और बहुत समझदार लोग हैं और जिम्मेदार लोग हैं, और अगर वो अभी ये मान के चल रहे हैं जिस हिसाब से अभी बात हुई, मानव जी ने कही और बाबा महादेव जी ने कही कि बहुत अन्याय हो गया, तो अभी अन्याय हुआ कि नहीं हुआ ये तो अभी पता नहीं है। अभी आरोप हुआ है, आरोपी है, मुजरिम नहीं है, मुल्जिम है। अभी ये हुआ कि आरोप तय हुआ है उसके ऊपर, लेकिन आरोप तय कहाँ हुआ है सर? आरोप तय करना तो कोर्ट का काम है। और मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए कि हम ये पूर्वाग्रह ये कर लें कि नहीं ये गलती लोग हैं और इन्होंने ऐसा कर दिया। अगर अभी हमने देखा बाराबंकी में कैसे जो है बरी हुआ, कोर्ट से न्यायालय से बरी हुआ, और अगर आपकी बात है कि अगर सब लोग बरी होते हैं तो वो आरोपी हुए और लेकिन जो है गलत छूट गए। अगर गलत छूट गए तो फेल्यूर गवर्नमेंट का है, व्यवस्था और विवेचना का है, और जो किया गया उसका जो है फेल्यूर है, और इसकी जिम्मेदारी सत्ता की है।
और अगर सत्ता सही से कर रही है तो इसका मतलब अगर आरोपी कोई मतलब आप मान रहे हैं कि युवाओं की सोच में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई जहर नहीं है, ये चंद जो युवा मुट्ठी भर हैं जो समाज को बांट रहे हैं, इनके मन में कोई जहर नहीं है, ये गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट इनके दिमाग में नहीं है। ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है, ये धर्म की राजनीति नहीं है। हमारी राजनीति में धर्म चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति की जा रही है। आज अगर हम ये सोच लें कि फला है, आपने कहा सिलेक्टिव होना, और सिलेक्टिव होना यही है कि एक जगह पे बात होती है तो वो जो है बहुत मजलूम है, और दूसरा मतलब आप इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं क्या कि ऐसा कुछ है नहीं? बात है, गणतंत्र का फैसला नहीं करेगा, हमारे न्यायालय चलेगा, संविधान से चलेगा। ठीक है, महादेव बाबा जी, आपने इकराम अंसारी जी को सुना होगा, इकराम अंसारी जी तो कह रहे हैं फैसला न्यायालय करेगा, ऐसा कुछ है नहीं जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है। जला देना चाहिए। ठीक है, अब महादेव जी को सुन लीजिए, अब महादेव जी को सुन लीजिए। के बारे में और एनआरसी के बारे में जब इकराम अंसारी और सारा मुस्लिम समुदाय रोड पे आ गया था तो क्या वो सिद्ध हो गया था? उस समय तो यही था कि उनको तो ये तो नहीं था, लेकिन ये 300 लड़की वहां सामने बयान दे रही है और हम आंखें फोड़ लें और कान फोड़ लें। वो जब सामने बयान दे रही 300 लोगों का और सारा का सारा जांच करने के पश्चात आया है, एक मानवीय न्यायालय भी होता है और वो सामने है, सामने प्रत्यक्ष है। हमने अपनी आंखें फोड़ी नहीं, कान बहरे नहीं है, हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि वो लड़की बोल रही है कैसे काम कर रहा है। और एक बात और, ये मॉडल है। विवेक जी, मैं आपके पास आऊंगा, महादेव बाबा और इकराम अंसारी जी को स्क्रीन पर लाया जाए, फुल स्क्रीन। और पूरा बॉम्बे से लेके पूरे विश्व के अंदर वही इजराइल में चल रहा, वही इराक में चल रहा, वही सीरिया, वही पाकिस्तान, वही बांग्लादेश में, हर जगह मुसलमान हिंदू लड़कियों का इज्जत लूट रहा है। इकराम अंसारी, शर्म आनी चाहिए। किस मोहम्मद और किस अल्लाह की बात कर रहे हैं? कब अल्लाह ने, लेकिन इनके तो पूरा आसमानी किताब में लिखा हुआ, काफिरों को मार दो, उनका ये कर दो, और फिर बाद में कहने लगे नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा ये लोग गूगल में है, देखो जरा, सूरा नंबर, आयत नंबर सब लिखा हुआ है। तो बोले गूगल झूठ बोल रहा है, गूगल झूठ बोल रहा है तो आपने फतवा क्यों नहीं किया? तो ये सब सोची समझी सारी, लेकिन फिर भी मेरा सारा का सारा सवाल बीजेपी से है कि ऐसे कानून कब बनाएंगे और कब इनको सजा देंगे? क्योंकि झांगुर के बाद दुनिया भर के छांगुर, अभी तो कितने छांगुर भरे पड़े हैं, अभी तो कितने मामले भरे पड़े हैं। जब सबकी इज्जत लूट जाएगी तब चेतोगे क्या? हमारा ये कहने का मतलब, हमारा ये नहीं है, हमारा कहने का मतलब आप कह रहे हैं बुलडोजर चल रहा है। अगर सही में कार्यवाही हो रही है तो फिर मामले कहां से आ रहे हैं? हम छोटा सा एक यहाँ पे रैली निकालते हैं, एलआईओ को पता होता है कि महादेव बाबा कहाँ रैली निकाल रहे हैं, और 300 लड़कियों का इज्जत लुट जाता है और किसी को पता नहीं चलता। छांगुर बाबा पूरा रैकेट चलाता, पता नहीं चलता। देश से विदेश तक लड़कियां सप्लाई हो रही हैं, उनकी इज्जत लुट रही है। ठीक है, अरे ये कितनी बड़ी बेशर्मी वाली बात है। हम सनातनी कहाँ जाएंगे? विवेक पांडे जी कुछ कह रहे हैं। विवेक जी, हमारी सारी लड़कियों का, बहनों का इज्जत लुट जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक क्राइम चल रहा है और इसके लिए सरकार को चेतना पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं बचा है, बेकार की बातें सारी। मैं जवाब दे मैं जवाब दे विवेक जी को एक बार जवाब ले लेते हैं ना। विवेक जी कुछ कह रहे थे, उसके बाद मानस जी आपके पास आऊंगा। विवेक जी, देखिए बिल्कुल जायज बात है जो आरोप, चूंकि हिंदू धर्म गुरु है महादेव बाबा हमारे, वो हमारे धर्म के आदर्श हैं, तो उनकी बात अपनी जगह, उनकी भावना जायज है, वो धर्म की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कानूनी प्रक्रिया और मैं सामाजिक पहलू की बात करूं, राजनीतिक पहलू की बात करूं, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से पूछता हूं कि भाजपा के नेता यहाँ बैठे हैं, भाजपा के नेता मुझे बताएं कि पहली बात तो ये 300 आंकड़े इनको मिले कहां से और 300 लड़कियां हैं कहां पे, और उन 300 लड़कियों का जिक्र किस आधार पे इस चर्चा में हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये बात महादेव बाबा ने बहुत गंभीर रखी, इस बात को समाजवादी पार्टी ने भी उठाया है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी उठाया है कि हमारे भारत से, हमारे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, खासकर भाजपा शासित प्रदेशों से लड़कियां, बच्चियां गायब हो रही हैं। अभी जो स्थिति वर्तमान में, एक स्टिपेंड फाइल्स आई है यूएस वाली, और जो प्रकरण बहुत गर्म हुआ है इस समय, जिसमें कि बड़े बड़े रसूखदारों के नाम आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रायोजित सिंडिकेट प्रतीत होता है, मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन जो महाराष्ट्र से, जो उत्तर प्रदेश से, जो भाजपा शासित राज्यों से लड़की, महिलाएं गायब हो रही हैं, बच्चियां गायब हो रही हैं, उनके बारे में सरकार क्यों नहीं बात कर रही है? ठीक है, मानस जी जवाब दीजिएगा। नहीं, पूज्य महादेव बाबा जी के मैं एकदम आश्वस्त करना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस दिन प्रतिदिन इन अपराधियों, इन जिहादियों की कमर तोड़ने का काम कर रही है, और जब तक इसका ग्राफ
0% तक नहीं आएगा तब तक उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस शांत नहीं बैठने वाली है। जरा चुनाव आते ही और भाजपा शासित राज्यों में ही ये ग्राफ क्यों बढ़ रहा है, मुझे ये भी जानना है। दिखाइए, एआईएमआईएम का नेता है, वो तो आपकी शतरंज का प्यादा है, एआईएमआईएम आपकी शतरंज का मोहरा है। वो तो दुनिया जानती है कि ओवैसी की पार्टी आपकी बी टीम है, वो आपकी शतरंज पे खेलते हैं, आपके इशारे पे चलते हैं। तो एआईएमआईएम का मतलब कि आप भाजपा के साथ मिल करके ये प्रायोजित रूप से षड्यंत्र चल रहा है क्या? इन्होंने स्वीकार कर लिया आशीष जी, डिबेट का मतलब ही नहीं हो गया। डिबेट में ये बात तो साबित हो गई कि भाजपा के साथ सहयोग करके ये चला रहे हैं। जैसे कांग्रेस की बी टीम है ना, बच्चों से गलती हो जाती है, ये नुकसानने वाला नहीं है। हम किसी की बी टीम नहीं है मानस द्विवेदी जी, उत्तर प्रदेश में हम किसी की बी टीम नहीं, आप बखूबी जानते हैं। आपके पास सरकार पूरी क्षमता से नहीं है क्योंकि हम खड़े हैं और हमारे सामने इस बार आप खड़े होने लायक भी नहीं बचेंगे, आप चिंता ना करिए। अभी अयोध्या आया है, मथुरा भी छीनेंगे, काशी भी छीनेंगे, आप चिंता ना करिए। अयोध्या के बाद काशी मथुरा जहां जहां आपने धार्मिक ध्रुवीकरण किया है वो सब लेंगे हम वापस, आप चिंता ना करिए। जनता जान गई है कि आपने धर्म की आड़ में मंदिरों को तोड़ा, संतों का अपमान किया। अरे तो विवेक जी ये भी बता दीजिए, ज्ञानवापी में मंदिर भी बनवा देंगे क्या आप लोग? आप कह रहे हैं कि काशी मथुरा सब वापस लेंगे तो वहां मंदिर भी बनवा देंगे क्या, जिसकी मांग हो रही है? सारे धार्मिक स्थलों को संरक्षित और सुरक्षित कर देंगे। देखिए सारे धार्मिक स्थल जितने हैं उत्तर प्रदेश के सबको सुरक्षित और संरक्षित कर देंगे मोदी जी के नेतृत्व में। अब मथुरा में करना बेकार है, मैं बता रहा हूँ उच्च न्यायालय में देश से राम मंदिर के नाम पे चंदा लेके 300 करोड़ खा गए और महादेव बाबा जानते हैं, संतों ने आरोप लगाया, कोई जांच नहीं की और हम केदारेश्वर महादेव मंदिर बना रहे हैं, अपनी क्षमता पे बना रहे हैं और आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप लोग आइए दर्शन करने, आक्रांताओं ने हमारी सनातन संस्कृति को बर्बाद करने का, कुचलने का प्रयास किया है, आप लोग सनातनी कहलाने लायक नहीं है, फहराने का काम आप लोग राजनीतिक हिंदू है, बड़ी जिम्मेवारी सनातनी कहलाने लायक वो नहीं है। आप लोग वो विधर्मी है जिन्होंने शंकराचार्य का अपमान किया, आपने बटुकों को जूते से रौंदवाया, आपने त्रिवेदी को लाल किया बटुकों के खून से, संतों को जूते से मारा। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। इकराम अंसारी जी, अब इस समस्या का हल क्या है, अब जरा ये समझाइए आप। देखिए, हल यही है कि अगर कहीं पे कोई गलती करता है, कानून के खिलाफ काम करता है, धोखाधड़ी करता है, उसके लिए कड़ी कार्रवाई, कड़ी धाराओं के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए और विवेचना के बाद न्यायालय से जो फैसला है उसके ऊपर न्यायालय। इकराम जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि मानसिकता का क्या करिएगा, ये सोच क्या करिएगा? मानसिकता तो पता चलेगा कि जब लोग बरी हो जा रहे हैं न्यायालय। अरे तो सारे थोड़ी ना बरी हो जा रहे हैं इकराम अंसारी जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सारे मुकदमे फर्जी हैं क्या? ऐसा मत कहिए ना। मानसिकता तो किस मानसिकता से आरोप लगाया गया, ये तो तब पता चलेगा कि न्यायालय में सजा हो रही है कि वो बरी किया जा रहा है। भीड़ तो यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ तो कानून चलेगा। तो ये जो एफआईआर आ रही है, लिखवाई जा रही है, आपको लग रहा है ये सब कोरी बातें हैं? एफआईआर लिखवाई जा रही है, इसकी विवेचना होगी, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशनल रिपोर्ट होती है, उसके बाद विवेचना होती है, वो कोर्ट में पेश की जाती है। सारे अरे कानूनी प्रक्रिया पता है, कानूनी प्रक्रिया पता है। महादेव बाबा आप सुन रहे हैं ना इकराम जी को? आज ही हम मान ले, हम आज ही मान ले, मैं एक बात सुन रहा हूं, हम मान ले वो आरोपी है तो उसने जो गलत काम किया कि नहीं किया, आरोप तय। महादेव जी को भी सुन लेते हैं। महादेव बाबा जी प्लीज। देखिए, सबसे बड़ी बात है, बार बार जो ये बात कह रहे हैं कि मतलब अभी आरोप तय नहीं हुआ, यह मामले के ऊपर पर्दा डालने वाली बातें हैं। लेकिन कुछ तस्वीर न्यायालय में पहुंचने से पहले और कोई भी बात होने पहले साफ रहता है, जनता को पता होता है। और ये लव जिहाद कोई साधारण मामला नहीं, आज का मामला नहीं, अचानक होने वाला मामला नहीं। पूरे देश के अंदर लव जिहाद चल रहा है, उसके लिए कलावा बांधते हैं, उसके लिए ओयो में जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, सारे देश के अंदर लड़कियां सप्लाई हो रही हैं, ये सारे देश के अंदर हो रहा है। लेकिन ये इनका अगर ये मान लेंगे तो फिर इनका इकराम अंसारी का अपना वजूद का प्रश्न उठ जाएगा। इनके लोग इनका प्रश्न करें, भाई हम लोग तो लव जिहाद कर रहे थे, तुमने क्यों भाई आवाज उठाया? तो ये इनका अपना। ठीक है, इकराम अंसारी जवाब दीजिएगा। विवेक भाई आऊंगा आपके पास। इकराम अंसारी जवाब दीजिए। अगर इस बात को भी देखें तो एक ही बात कहता हूं कि सरकार को पूरे तरह से एक एक लोगों की ब्रेन मैपिंग करनी पड़ेगी, उनके पीछे कितने लोग हैं वो निकालना पड़ेगा और उन सबको सजा देना पड़ेगा जो अब तक नहीं हुआ, चाहे किसी का फेलियर हो। और चूंकि मैं कांग्रेस सपा को इस समय नहीं कह सकता इसलिए क्योंकि वो सत्ता में नहीं है,
और उनको सत्ता से हटाया इसलिए क्या कि आप कुछ करेंगे, और अगर आप भी नहीं करेंगे तो फिर बेकार है। नहीं, निश्चित रूप से हमारी सरकार दिन प्रतिदिन, मैंने पूर्व में बोला कि लव जिहाद के लिए एकदम सख्त है। माना जी, मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि अब एक और छांगुर आने से एकदम दिल टूट गया है, बिखर चुका है शीशा जैसे। एक छांगुर नहीं पैदा होने देंगे। बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूछ महाराज जी, मैं आपके चरणों में ये बात बोल रहा हूँ, एक छांगुर नहीं पैदा होने देंगे। अब फिर छांगुर के बाद, अभी छांगुर का मामला शांत नहीं हुआ था, आगरा का मामला है, उसके पश्चात ये 300 लड़कियों का। और एक बात और बता दूं, अभी इकराम अंसारी कह रहे थे, उस बहन के हिम्मत का मैं समर्थन करता हूं, सम्मान करता हूं कि कम से कम बीच में आके खड़ी हुई, क्योंकि उसे तो लड़ना पड़ेगा इस जहादी समाज से। उसको तो भय होगा कब कौन मार दे, कौन क्या करे। इसीलिए 300 में से एक निकल के आती, 299 चुप रहती हैं, क्योंकि उन्हें अपना ब्लैकमेलिंग, अपना इज्जत बचाना, उनको अपना वीडियो फैल जाएगा, उनका घर का इज्जत कहां जाएगा, 100 बातें होती दिमाग में। और इकराम जी कह रहे थे अभी, और भी लोग कह रहे थे कि सबका 299 जिस प्रकार से 299 के पास हिम्मत नहीं है। ठीक है, विवेक जी को सुन लेते। विवेक जी कुछ कह रहे हैं। विवेक जी, ऐड करना चाहता हूं। इस मंच पे सबसे बड़ी बात आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक धर्मगुरु हैं, एक मुस्लिम समाज से, लेकिन भाजपा के जो भाजपा जो कमर तोड़ने की बात कर रही है, मेरा सीधा प्रश्न उनसे है कि उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन अधिनियम 2020 के लागू होने के बाद 31 जुलाई 2024 तक आपके उत्तर प्रदेश में कितनी एफआईआर दर्ज हुई इस मामले में, जरा ये बता दीजिए। चलिए, आप बहुत गंभीर है ना, बताइए कितनी एफआईआर दर्ज हुई है और कितने मामले में चार्जशीट फाइल हुई है। पूछिए जरा, पूछिए जरा। महाराज जी, परिवर्तन पूछिए जरा। हमारी पुलिस आंकड़े पूछे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े बताइए, सीधी सीधी बात है, सीधी आंकड़े पूछे मैंने। आशीष जी, ये कमर तोड़ेंगे, इनको उत्तर प्रदेश में ये नहीं पता कि कितने धर्म परिवर्तन के मामले रजिस्टर हुए हैं। ये भाजपा के नेता बन के बैठे हैं, धर्म परिवर्तन रोकेंगे, ये कमर तोड़ने की बात कर रहे हैं। और गंभीरता यह है कि विषय के बारे में ज्ञान नहीं है। धर्म परिवर्तन करना फिर पूछ रहा हूँ, सवाल दोहरा देता हूँ, कौन है? उत्तर प्रदेश में अभी तक कितनी एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई है? उत्तर प्रदेश में मानव जी कितनी एफआईआर दर्ज हुई, कितने मामलों में चार्जशीट फाइल है और कितने में जांच जारी है? सीधी बात। धर्म परिवर्तन आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। आप सुनिए, आप लोग के लिए, क्योंकि ये कोई मुद्दा ही नहीं है, आप लोग के लिए राजनीति है। अभी तक उत्तर प्रदेश में, जवाब सुन लीजिए, अभी तक उत्तर प्रदेश में 835 मामले दर्ज हुए हैं, 1682 लोग को आपने गिरफ्तार किया है, 17 मामलों में अभी भी जांच जारी है। ये बात जान लीजिए। अरे तो ये भी बता दीजिए ना कि 818 मामलों में चार्जशीट दाखिल हो गई है। पूरी बात बोलिए विवेक जी। 818 मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई है, ये बात भी बताइए। 2020 से 2024 जुलाई तक 835 मामले दर्ज है, 17 मामलों में अभी भी जांच है, 818 में चार्जशीट फाइल है, 818 में चार्जशीट फाइल है, 835 में चार्जशीट फाइल है भाई साहब, 818 में, 835 में है, एक बार फिर से देख लीजिए, 835 मामलों में चार्जशीट फाइल है। एक मिनट, 835 एफआईआर, 818 में चार्जशीट, 17 में जांच। मेरे आंकड़े कहां गलत है? आप भी वही कह रहे हैं, मैं भी वही कह रहा हूं। ठीक है, और 1682 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है, ये आंकड़े भाजपा को क्यों नहीं पता? संबंधित पुलिस ये जानकारी भाजपा को नहीं ठीक है, नहीं पता, नहीं ठीक है, लेकिन ये बताइए कि क्या 818 मामलों में आपने कहा कितनी चार्जशीट फाइल हुई है? इससे विषय की गंभीरता पता चलती है कि राजनीतिक बातों के अलावा संस्थाओं को लेकर के इनको कोई जानकारी नहीं, कार्यप्रणाली को लेकर कोई जानकारी नहीं, केवल मुस्लिम करना है। वास्तव में भाजपा अपना हो चुकी है, भाजपा वास्तव में मुस्लिममय हो चुकी है, इस बात को स्वीकार कर लीजिए। भाजपा वास्तव में मुस्लिममय हो चुकी है, सुबह उठेंगे मुस्लिम, रात को सोएंगे मुस्लिम। वास्तव में संघ और जिन्ना की वजह से आज पाकिस्तान हमारे लिए चुनौती बना हुआ है। संघ, जनसंघ था इनका, और जिन्ना, दोनों की देन है कि आज पाकिस्तान हमको आंख दिखा रहा है ना? उसका निर्माण करने का योगदान इन लोगों का है। आपने तो दे ना पाए मानस भाई, छोड़ दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। सरकार नहीं चला पाएंगे आप लोग, सरकार नहीं चल पाएगी, आपसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कह रहा हूं नहीं हो पाएगा। आप कमर तोड़ने की बात करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी ज्यादातर एफआईआर फर्जी है। आप लोग केवल संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको अगर इतनी गंभीरता होती इस विषय को लेके, आप पढ़ के आते, आपको पता होता है। विवेक पांडे जी, मानस द्विवेदी जी, बाबा और अंसारी जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। 4 खास मेहमान हमारे साथ थे। समय की कमी, प्लीज मानस जी बोल लीजिए, 30 सेकंड। 1 सेकंड लूंगा। विवेक जी शायद भूल चुके हैं
स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने ये बार बार बयान कहा था मैं कभी कुछ नहीं बोलता। अभी मैं आपको और याद दिलाऊंगा, मैं विवाहित नहीं लेकिन तुम्हारा भी नहीं, अभी बहुत कुछ याद दिला दूंगा। ठीक है, मैं समझ गया कि वो नूरा कुश्ती से कुछ निकलने वाला है नहीं। अंसारी जी, महादेव बाबा जी, विवेक जी और मानस द्विवेदी जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। 4 खास मेहमान हमारे साथ थे जिन्होंने अपनी बातों को लिखा, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कब तक मोहरों की गिरफ्तारी होगी, आखिर कब पर्दे के पीछे से जो इन मोहरों के जरिए अपनी चालों को चल रहा है उसकी गिरफ्तारी होगी, वो देखना होगा। चलते चलते आज का विचार, नकाब चाहे धर्म का हो, रिश्ते का हो या फिर भरोसे का, जब इरादा गुनाह का हो तो सच देर सवेर बेनकाब हो ही जाता है। प्राइम टाइम प्रहार में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। शुभ रात्रि।